Good morning, dear students. Today we have to talk about biomacromolecules. Till lecture number 3 of this chapter, we have completed biomicromolecules. मतलब हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में डिस्कशन कर दिया है. अब बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मतलब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है. ओके, सो starting with the first biomacromolecule, that is proteins. Proteins are heteropolymers of amino acids. अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, हेट्रोपोलीमर एंड एमिनो एसिड. एमिनो एसिड आप पढ़ चुके हैं कि वो क्या है. ओके, यू स्टडीड अबाउट प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ द एमिनो एसिड्स. इवन आपके लिए एक बिल्कुल नया टर्म बन रहा है, दैट इज हेट्रोपोलीमर. हेट्रोपोलीमर का मतलब क्या होता है? तो पॉलीमर दो तरह के हो सकते हैं, होमोपोलीमर एंड हेट्रोपोलीमर. होमोपोलीमर का मतलब है एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ चेन, दैट इज कॉल्ड होमोपोलीमर. ओके, जैसे मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूं. जैसे आप इसको बोल सकते हैं पॉलीमर. इसको जोड़ दिया हमने चेन से, राइट? तो दैट इज पॉलीमर. दूसरा एक पॉलीमर मैं ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज हेट्रोपोलीमर. अब देखिए ये मॉलिक्यूल्स है, जो यहाँ पे सर्कल्स दिख रहे हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, और ये बीच में जो ब्रिज दिख रहे हैं, दीज आर द बॉन्ड्स. यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर्स हैं आर सेम. सबके शेप मैंने एक ही दिए, मतलब इसका मतलब ये सेम है दी. और ऐसे सेम तरह के मोनोमर से अगर कोई पॉलीमर बन रहा है, देन इट इज कॉल्ड होमोपोलीमर. नीचे वाला स्ट्रक्चर देखिए, तो उसमें एक से ज्यादा तरह के मोनोमर चेन में अटैच्ड हैं. ओके, तो इट इज कॉल्ड हेटेरोपोलीमर. ओके, तो प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटेरोपोलीमर. क्यों? तो एमिनो एसिड के नंबर कितने हैं? देयर आर 20 एमिनो एसिड्स, and all the 20 amino acids are taking part in this protein formation. Okay, all the amino acids are taking part in the protein formation, in the structure of protein. तो सभी मोनोमर अलग अलग तरह के जुड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स. ओके, आई होप इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा. They are polypeptides, that is linear chains of amino acids linked by peptide bonds. Okay, so ये जो है they are the polypeptides. Okay, linear chains of amino acids, right? अब देख सकते हैं लीनियर मतलब कहीं पे ब्रांचेस नहीं है, क्योंकि बहुत बार पॉलीमर्स में ब्रांचेस भी होते हैं, वो आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लेकिन यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर लीनियर चेन्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे एमिनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अप टू 11. ओके, तो यहाँ पे एमिनो एसिड्स जो है ना, दे आर जॉइंड बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बॉन्ड दैट इज नॉन एज
पेप्टाइड बॉन्ड, ओके, पेप्टाइड बॉन्ड, ओके, दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, राइट? कैसे बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड when COOH group of one amino acid reacts with NH2 group of next amino acid by releasing a molecule of water that is called dehydration. पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? तो COOH group of one amino acid reacts with NH2 of another amino acid by मतलब next amino acid by releasing one molecule of water. Okay, one molecule of water यहाँ पे liberate हो रहा है. That means it is called dehydration. Now you can see यहाँ पे देखिए COOH group, इसका NH2 group, इन दोनों के बीच में bond बना और water का एक molecule free हो गया है, right? So this is called peptide bond. Peptide bond ये आपको दिखाया गया, उसमें आप ध्यान से देखिए, CO एंड NH, इसके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. अल्टीमेटली पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मूला क्या है? तो इट इज CONH. जनरली पेप्टाइड बॉन्ड को बोला जाता है CONH बॉन्ड, ओके. तो पेप्टाइड बॉन्ड कभी भी एग्जाम में अगर कोई पूछे आपको, तो फॉर्मूला ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड इज CONH. पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन विच टू मॉलिक्यूल्स? तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सक्सेसिव एमिनो एसिड्स. और तब कौन सा मॉलिक्यूल फ्री होता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी फ्री, ओके. तो इतना आपको याद रखना है. पेप्टाइड बॉन्ड रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम में पूछ सकते हैं, ओके. तो फॉर्मूला ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है एंड द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ओके, ये आपको याद रखना है. फाइन. एक चीज बताना मैं भूल गया हूं, वो आपको मैं बता देता हूं. whenever you are writing the structure of protein, तो उसका एक ऑर्डर फिक्स है. अब देखिए, आप पूरा चेन बनाएंगे ना, तो फर्स्ट एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप फ्री होगा और लास्ट एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा. मतलब पहला वाला जो एमिनो एसिड है, यहाँ पे उल्टा दिखाया है, पहला वाला जो एमिनो एसिड है उसका COOH ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा टू द सक्सेसिव नेक्स्ट एमिनो एसिड, ओके, विद द NH2 ग्रुप. मतलब पहले एमिनो एसिड का COOH ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप, ये दोनों जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे. एंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग द सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, ये हमेशा याद रखिए, प्रोटीन का सीक्वेंस लिखने में लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा NH2 होना चाहिए. मतलब यहाँ पे आयनाइज्ड फॉर्म दिखा है इसलिए NH3+. कहने का मतलब NH2 ग्रुप. और राइट हैंड पे COOH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए. और इसी हिसाब से प्रोटीन का लेबलिंग भी है. इसको लेफ्ट हैंड वाला जो साइड है ना, लेफ्ट हैंड वाला जो एंड है, उसको बोला जाता है एन टर्मिनल. याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड वाला जो एंड है उसको बोला जाता है एन टर्मिनल. द रीजन इज एमिनो ग्रुप इज फ्री. और जो राइट हैंड वाला जो एंड है उसको बोला जाता है सी टर्मिनल. हमेशा याद रखिए, अगर आपको एग्जाम में ये उल्टा करके दिया है कि COO ग्रुप यहाँ पे और NH2 यहाँ पे, और अगर पूछा जाए कि whether this sequence is in correct order or not, क्लियरली लिख दीजिए इट इज इनकरेक्ट, ओके. क्योंकि करेक्ट सीक्वेंस है एन टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड सी टर्मिनल एट द राइट हैंड साइड, ओके. तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर में याद रखना भी है. Now what are the functions of the proteins? तो एक तो फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयरिंग, ओके. तो हर एक सेल का और टिश्यू की जब ग्रोथ होती है तो उसमें बल्क जो बनता है दैट इज ऑफ द प्रोटीन्स, ओके. एज वेल एज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी, कभी कभी टिश्यू जब डैमेज होता है ड्यू टू सम रीजंस, ओके, तो उसको
रिपेयर करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज हमने देखा पूरे सेल का फ्रेमवर्क जो बन रहा है उसमें प्रोटीन्स आर टेकिंग पार्ट एट वेरी हाई नंबर। ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये हमने सेल मेम्ब्रेन जब चैप्टर 8 में पढ़ा था तब ये देखा था कि लिपिड बायलेयर जो है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें प्रोटीन्स होते हैं कुछ विच आर मेकिंग कैरियर्स और चैनल्स, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाया है दैट इज द कैरियर प्रोटीन। चैनल तो आपको पता ही है, चैप्टर 8 में पढ़ा था, कैरियर भी वहीं पे पढ़ा था। चैनल मतलब एक पूरा कैनाल जैसा, टनल जैसा रोड बन रहा है और वो मॉलिक्यूल एक से जगह पे दूसरी जगह पे जा रहा है, और ये जो है दिस इज द कैरियर प्रोटीन। और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिया गया, इसलिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है। GLUT4, it is transporter protein, it is a carrier protein, enables glucose transport into the cell। ये सेल का इंटरनल एनवायरमेंट है, ये सेल का बाहर का एनवायरमेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज ऑफ द ग्लूकोज, ओके। ये ग्लूकोज यहाँ पे बाइंड होगा और ये कैरियर प्रोटीन ग्लूकोज को अंदर रिलीज करेगा सेल के अंदर। मतलब हम जो भी चीजें खा रहे हैं जिसमें से हमें शुगर मिलने वाली है, ग्लूकोज मिलने वाला है, हमारे सेल में ग्लूकोज कैसे पहुंचता है, तो दिस इज द वे, ओके। एब्जॉर्ब ऐसे होता है, राइट। तो ग्लूकोज इज कैरीड इनसाइड द सेल, ओके, और वहां पे ग्लाइकोलिसिस और ये सारे प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। फिर बाद में उसमें से हमें एनर्जी मिलने वाली है थ्रू द पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो ग्लूकोज सेल में इंटरनलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर कैरियर प्रोटीन काम करता है विच इज एम्बेडेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका नाम क्या है, दैट इज GLUT4, और उसका फुल फॉर्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। देखिए यहाँ पे भी फुल फॉर्म लिखा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ओके। ये ग्लूकोज ग्रेडियंट दिखा है आपको, मतलब हायर से लोअर, ओके। सेल के बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, मतलब ये इसलिए दिखाया है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एनर्जी लगती नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये। देखिए कैसे कंसेप्ट मर्ज हो रहे हैं, सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर 8 पढ़े थे, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दोनों मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने पहले भी बताया था ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें एक चैप्टर को जोड़ के दूसरे चैप्टर को जोड़ के एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, ओके। तो ग्लूकोज का ग्रेडियंट है यहाँ पे, फाइन। तो पूछ सकते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज is facilitating the transport of the glucose inside the cell, whether it is facilitated diffusion, simple diffusion और active transport और osmosis। देखिए चार क्वेश्चंस हो गए, चार ऑप्शन भी मिल गए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस। कैसे कैंसल आउट करेंगे, ऑस्मोसिस तो वाटर का हो सकता है इसलिए ऑस्मोसिस तो है नहीं। सिंपल डिफ्यूजन में कभी कोई कैरियर प्रोटीन लगता नहीं है, तो कैरियर प्रोटीन यहाँ पे तो है, इसका मतलब ये सिंपल डिफ्यूजन भी नहीं है, ओके। तो 50-50 तो हो गया आपका। अब बचे हैं दो क्वेश्चन, दो ऑप्शंस, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो कैरियर प्रोटीन है तो फैसिलिटी तो प्रोवाइड की गई है, वो तो फिक्स है, लेकिन अब सोचना क्या है, वेदर इट इज डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इट इज डिफ्यूजन, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी काम नहीं कर रही है और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ए प्रोसेस हो रही है, मतलब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे आपको सोच के आंसर देना है, ओके। दूसरी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, बहुत बार सेल से बाहर भी ग्लूकोज को भेजना पड़ता है, नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम सेल के अंदर ही ग्लूकोज जाएगा, बहुत बार सेल के बाहर भी भेजना पड़ता है। तो उस टाइम पे ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो ये एप्पल जैसा आपको दिख रहा है दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, दैट इज GLUT4, ये काम नहीं आने वाला है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। उसकी जगह पे मतलब सेल से बाहर अगर आपको लेके जाना है तो उसके लिए आपको जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन काम करने वाला है दैट इज GLUT2। सेल के अंदर ले जाने के लिए GLUT4, सेल के बाहर ग्लूकोज को लेके जाने के लिए GLUT2,
ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही होने वाला है, मतलब सेल के बाहर ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो फिर वो उसको बाहर भेजेगा, दैट इज GLUT2। ओके, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। फाइन, बात कर रहे हैं प्रोटीन की, डिस्कशन हो रहा है सेल मेम्ब्रेन का, ओके, और डिफ्यूजन और ये सब ट्रांसपोर्ट का। ओके, यू कैन सी, फिर हम बहुत बार बोलते हैं कि ऐसा तो सिलेबस में ही नहीं था, है। ओके, थर्ड फंक्शन, acts as intercellular ground substance, that is example is collagen। इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल के बीच में, मतलब टिश्यू में दो सेल के बीच में, मतलब पूरे टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके बीच में ऐसा ग्राउंड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये हमें पता है, कोलाजन फाइबर याद करिए, एरियोलर टिश्यू और उसमें कोलाजन फाइबर्स लगते हैं, राइट। दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग द मैट्रिक्स पार्ट। ओके, ऐसा भी प्रोटीन अवेलेबल है। acts as antibodies to fight the infectious organisms। तो यहाँ पे आप कोरोना वायरस देख सकते हैं सेंटर में, द ग्रीन वन। ओके, और ये जो है कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए हैं आपके बॉडी में, वो है, राइट। तो टू फाइट अगेंस्ट एनी एंटीजन, एनी फॉरेन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, चाहे फिर वो बैक्टीरिया है, फंगस है, और कुछ भी है, तो उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं। दिस प्रोटीन्स आर नोन एज एंटीबॉडीज। ये जो वाई शेप के आपको दिख रहे हैं, दीज आर द एंटीबॉडीज। ओके, 12th में पूरा डिटेल में इसके बारे में स्टडी करना है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ओके, एक्ट्स एज रिसेप्टर्स, तो ये 11th के लास्ट चैप्टर में वैसे भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक हार्मोन है, इस हार्मोन को सेल के अंदर जाना है, तो रूट कैसे बनेगा, तो सेल के ऊपर बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर्स रहते हैं। तो ये रिसेप्ट, इसको अंदर नहीं जाना है, सॉरी, ये सिग्नल लेके आया है, एक हार्मोन है विच इज कैरिंग अ सिग्नल के सेल को उसके रिस्पॉन्स में कुछ एक्टिविटी देनी है। तो ये हार्मोन रिसेप्टर के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, एंड रिसेप्टर इज प्रोटीन इन नेचर। जैसे ही रिसेप्टर इस लिगेंड के साथ बाइंड होगा, ओके, जैसे ही रिसेप्टर इस लिगेंड के साथ, मतलब इस हार्मोन के साथ बाइंड होगा, सेल के अंदर ये रिसेप्टर एक सिग्नल जनरेट करेगा, ओके, और अकॉर्डिंगली सेल इज गोइंग टू फंक्शन। ओके, ये पूरा स्लाइड 22nd नंबर का जो चैप्टर है वहां पे हम डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा एक थियरी है, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा भी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड वहां पे पढ़ना है। लेकिन अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर। ओके, तो एवरी सेल हैज नॉट द सिंगल रिसेप्टर, मैनी टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स। ओके, और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, जो भी सिग्नल बाहर से आया है उसको, उस सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं इनसाइड द सेल। देखिए, मॉलिक्यूल अंदर नहीं गया है, लिगेंड बाहर का बाहर है, अंदर कहीं पे नहीं आया है, लेकिन वो जो सिग्नल लेके आया उसको रीड आउट करके इसने यहाँ पे कुछ प्रोसेस करवाई है। ओके, तो रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल, रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट, हॉर्मोन्स, ये सारे रिसेप्टर्स है। इवन ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, वो उसके भी रिसेप्टर्स हैं। अगर ये रिसेप्टर्स नहीं होते तो फिर आप कोई भी सिग्नलिंग नहीं हो पाता। मतलब मेडिसिन भी अगर आप लेते हैं तो उसका सिग्नलिंग पाथवे, अगर वो सिग्नलिंग पाथवे वर्कआउट करेगा तभी जाके आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट, सम आर हार्मोन, कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं विच आर हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन। तो यहाँ पे आपको इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यू कैन सी दिस इज इंसुलिन स्ट्रक्चर। देन सेकंड, सम आर एंजाइम्स। ओके, तो ये सेकंड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ये सारे सॉफ्टवेयर से डेवलप किए हुए स्ट्रक्चर हैं, मतलब नेचर में ये एंजाइम ऐसे ही होते हैं। हाँ, ऐसे कलरफुल नहीं होते हैं, ये सॉफ्टवेयर से ऑब्जर्व किए गए हैं, राइट। ये उनके 3D स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, ये एंजाइम्स के और ये जो भी प्रोटीन्स है उसके 3D स्ट्रक्चर्स हैं। ओके,
सम आर पिगमेंट्स, जैसे ये है हीमोग्लोबिन के, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं ये इंसुलिन, सम आर हॉर्मोन्स, सम आर एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड सम आर पिगमेंट्स, जैसे हीमोग्लोबिन इज कंसिडर्ड एज अ पिगमेंट। हीमोग्लोबिन को पिगमेंट भी कंसिडर किया जाता है, हीमोग्लोबिन को एंजाइम भी कंसिडर किया जाता है। ओके फाइन। तो ये कुछ फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के। ओके फाइन। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एबुंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो ये कोलाजन है। कोलाजन के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ओके, मोस्ट एबुंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड विच इज कोलाजन। मोस्ट एबुंडेंट प्रोटीन इन एंटायर बायोस्फीयर, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो उसका नाम है रुबिस्को। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, most abundant protein in the biosphere, मतलब in all living organism, that is rubisco. okay, अब यहाँ पे अगर बायोस्फीयर की जगह पे प्लांट किंगडम ऐसा लिख दिया होता, जैसे एनिमल वर्ल्ड के लिए कोलाजन है, वैसे ही अगर यहाँ पे प्लांट वर्ल्ड लिख दिया होता तो भी रुबिस्को, बिकॉज ये रुबिस्को जो होता है दैट इज इन द प्लांट्स। ओके, तो रुबिस्को, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। ओके, दैट इज इन फोटोसिंथेसिस यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? इट इज रिब्यूलोज 1,5, यहाँ पे 1,5 लिखा नहीं है, वहां पे जब आप चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे तब वहां पे 1,5 लिखा होगा। रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बहुत बड़ा नाम लग रहा है, जैसे किसी साउथ इंडियन पर्सन का हम नाम बोल रहे हो, इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत इजीली याद रख सकते हैं। आर यू, दैट इज रिब्यूलोज, बिस दैट इज बिसफॉस्फेट, सी दैट इज कार्बोक्सिलेज, ओ दैट इज ऑक्सीजनेज। ओके, बहुत इजीली आप शॉर्ट फॉर्म को याद रख के पूरा नाम याद रख सकते हैं। ओके, तो रिब्यूलोज 1,5 bisphosphate carboxylase oxygenase, which is the most abundant protein in nature, most abundant protein in biosphere, most abundant protein in plant world. ओके, तीनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इसका आंसर है रुबिस्को। अगर एनिमल वर्ल्ड पूछ लिया, ओनली एनिमल वर्ल्ड, तो दैट इज कोलाजन। ओके, फाइन। नाउ स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ द प्रोटीन। ओके, स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है दे आर हेट्रोपोलिमर्स, और उनका जो स्ट्रक्चर इट इज कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है इनका। ओके, तो स्ट्रक्चर में बहुत सारे लेवल्स हैं, उसमें पहला लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ओके, प्रोटीन, एक ही प्रोटीन के 4 लेवल के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? So you can see the definition of the primary structure. It describes the sequence of amino acids, that is positional information in a protein. Primary structure का मतलब है most simplest form, मतलब only the chain of the amino acids, only the chain of the protein building blocks. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने किसी प्रोटीन का ऐसा चेन फॉर्मेशन बता दिया, कोई प्रोटीन ऐसे चेन फॉर्मेट में होता नहीं है, लेकिन आपने अगर ऐसा सिर्फ चेन फॉर्मेट दिखाया है, तो देन यू आर डिस्क्राइबिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें इंफॉर्मेशन क्या है? तो जिसमें इंफॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड्स के बारे में। मतलब यू कैन सी, इस डायग्राम में देखिए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे ये सारे जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द एमिनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन। अब आप देखिए, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, पर्पल, ऐसे 4 अलग अलग कलर हमें दिख रहे हैं, 5। ओके,
तो ये पांचों अलग अलग एमिनो एसिड है, सीधी बात है। ओके, 5 अलग अलग एमिनो एसिड्स यहाँ पे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर से आप क्या कंफर्म कर सकते हैं? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से आप दो चीजें कंफर्म कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो लेंथ ऑफ द प्रोटीन क्या है। लेंथ ऑफ द प्रोटीन मतलब इन टर्म्स ऑफ द एमिनो एसिड, कितने एमिनो एसिड का ये प्रोटीन बना हुआ है, एक ये आप बता सकते हैं। ओके, इसको काउंट कर दीजिए, यू कैन टेल कि इतने एमिनो एसिड्स इस प्रोटीन में है। नंबर 2, दूसरा क्या बता सकते हैं? देयर आर 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स। उस 20 का प्रपोर्शन इसमें क्या है, कितने परसेंट एमिनो एसिड नंबर 1 है, कितने परसेंट एमिनो एसिड नंबर 2 है, एंड सो ऑन। इन एब्सोल्यूट नंबर ऑल्सो यू कैन से कि पहला नंबर का जो एमिनो एसिड है, सपोज ग्लाइसिन, इस प्रोटीन में 100 एमिनो एसिड है, 100, आउट ऑफ 100 12 आर ग्लाइसिन, 13 आर एलेनिन, 24 आर ट्रिप्टोफान। ऐसे आप एब्सोल्यूट नंबर भी बता सकते हैं। मतलब यू कैन से द बेस कंपोजिशन, बेसिक कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन, नॉट बेस, बेसिक कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन। ओके, इसके बारे में आप बता सकते हैं। लेफ्ट हैंड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ओके, ये बात अभी डिस्कशन में आ रही है। लेफ्ट हैंड हमेशा डिफाइन करेगा फर्स्ट एमिनो एसिड, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे एन टर्मिनल होगा। तो आप ये भी बता सकते हैं कि एन टर्मिनल पे कौन सा एमिनो एसिड है, मतलब कहां से प्रोटीन की शुरुआत हो रही है, दैट ऑल्सो यू कैन से। ओके, राइट हैंड देख के आप लास्ट एमिनो एसिड कौन सा होगा वो भी बता सकते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड सी टर्मिनल एमिनो एसिड। मतलब आप कितनी चीजें बता सकते हैं? एक तो सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड, क्या सीक्वेंस है, पूरे ऑर्डर क्या है, पहले नंबर पे कौन सा एमिनो एसिड है। ओके, जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे आप हर एक नंबर पे कौन सा एमिनो एसिड, पोजीशंस बता सकते हैं। दूसरा, टोटल लेंथ ऑफ द प्रोटीन बता सकते हैं, मतलब कितने एमिनो एसिड्स यहाँ पे इस प्रोटीन में है वो बता सकते हैं। नंबर 3, प्रपोर्शन ऑफ ईच एमिनो एसिड इन द सीक्वेंस। ओके, मतलब कितने परसेंट कौन सा एमिनो एसिड है, एब्सोल्यूट नंबर में भी बता सकते हैं, प्रपोर्शन परसेंटेज में भी बता सकते हैं। और प्रोटीन की शुरुआत कहां से हो रही है, दैट इज लेफ्ट एंड, एन टर्मिनल एमिनो एसिड, और प्रोटीन का एंड कहां पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड राइट एंड, दैट इज सी टर्मिनल एमिनो एसिड। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एमिनो एसिड्स के बारे में आप बता सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये था, पूरा सीक्वेंस चेन दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एक और इंफॉर्मेशन, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कभी भी आपको कोई और बॉन्ड नहीं देखने मिलेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हैव ओनली a single kind of the bond, that is peptide bond. ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बैकबोन रेडी होता है, that is called peptide bond. Okay, two amino acid joined by peptide bond. Okay, fine. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में से बनते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो वेराइटीज हैं, दैट इज बीटा प्लीटेड शीट्स और दूसरा है अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लीटेड शीट एंड अल्फा हेलिक्स, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ओके, दोनों के बारे में बात करते हैं। ओके, तो बीटा प्लीटेड शीट्स और अल्फा हेलिक्स, ओके, कैसे बनते हैं? तो हियर one or more polypeptide chains are folded in the form of a helix. It is only right-handed helix. We are talking about alpha helix right now. यहाँ पे ये पूरा चेन जो था ना, ये स्ट्रेट, यहाँ पे भले ही आपको ऐसे दिखाया, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेट चेन है तो ये स्ट्रेट चेन स्प्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, और ये जो स्प्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ओके, उसका जो हेलिकल टर्न है दैट इज राइट हैंडेड। नीड क्वेश्चन, किसी भी प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स का जो टर्न है दैट इज राइट हैंडेड हेलिक्स। मतलब आप शायद फिजिक्स में पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे। ओके, मैक्स प्लैंक के रूल्स आएंगे, ओके, ऑफ द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड थंब। ओके, तो इट इज फॉलोइंग राइट हैंड थंब प्रिंसिपल। मतलब
हेलिक्स जो है वो राइट हैंड के हिसाब से, राइट हैंड फिंगर्स के फोल्ड के हिसाब से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। ओके, अच्छा, हेलिक्स बनना है, स्प्रिंग बनानी है ना, तो स्प्रिंग बनाने के लिए दूसरे बॉन्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। अब देखिए, सिंपल चेन के लिए पेप्टाइड बॉन्ड्स आर इनफ, लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्प्रिंग बनाना है तो ये वाला जो रीजन है उसका इस रीजन के साथ बॉन्ड होना चाहिए, इसका इसके साथ होना चाहिए, तब जाके ये पूरा कॉम्पैक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने मिलने वाले हैं। मतलब ये एमिनो एसिड जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और बनाने पड़ेंगे, बनाएंगे तभी ये हेलिकल टर्न में रहने वाले हैं। ओके, कभी भी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स वाला प्रोटीन आप नहीं पाएंगे, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल प्रोटीन आपको नहीं देखने मिलेगा। जस्ट मिनट। ओके, फिर ये बीटा प्लीटेड शीट, तो बीटा प्लीटेड शीट में हेलिक्स नहीं बन रहा है, ये हेलिक्स जो ऐसा बना स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं बन रहा है, यहाँ पे शीट के फॉर्म में, प्लेटफॉर्म फॉर्म में प्रोटीन रह रहा है, लेकिन उसमें कुछ डिस्टेंस पे आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये येलो कलर के बॉन्ड्स जो आपको दिख रहे हैं बिटवीन टू एमिनो एसिड्स। ओके, नॉट टू सक्सेसिव एमिनो एसिड, किसी डिस्टेंस पे ये एमिनो एसिड्स हैं, उनके बीच में ये आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन ये शीट फॉर्मेट के जैसा बनेगा, डेस्क के जैसा पूरा। ओके, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज बीटा प्लीटेड शीट्स एंड अल्फा हेलिक्स। अब हेलिक्स के बारे में स्टडी किया है तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, केराटिन एंड फाइब्रोइन। फाइब्रोइन मतलब सिल्क फाइबर्स। ओके, सिल्क के जो फाइबर्स है दैट इज फाइब्रोइन, वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। केराटिन विच इज आल्सो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, आप देख सकते हैं केराटिन अपने हेयर में होता है। ओके, और ये हेयर का सेक्शन लेके आपको यहाँ पे दिखाया गया है हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, यू कैन सी strong links, these are the disulfide bonds, ये रेड जो bonds बन रहे हैं these are the disulfide bonds, और ये येलो है these are the weak links which is saline and hydrogen bonds, ये येलो links जो दिख रहे हैं। तो हेयर में दो तरह के और बॉन्ड्स आपको देखने मिलेंगे, मतलब केराटिन में देखिए मैंने बताया प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देखिए तो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी कुछ बॉन्ड बन रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ पे होंगे ही क्योंकि चेन तो बनाना ही है पूरे प्रोटीन का, लेकिन उसके बाद जो है, ओके, तो उसको फोल्ड्स देने के लिए, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ देने के लिए, यू कैन सी द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर देयर, हाइड्रोजन एंड सलाइन बॉन्ड्स आर देयर, राइट। ओके, now you can see about fibroin, that is silk protein। तो सिल्क प्रोटीन में आपको क्या देखने मिलेगा, तो एंटी पैरेलल बीटा शीट rich in alanine and glycine, small side chains allow close packing। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सिल्क फाइबर का स्ट्रक्चर, ये कैसा है, तो बीटा शीट। ओके, इट इज बीटा शीट। ओके, बीटा प्लीटेड शीट्स हैं, और ये कैसा है, तो ये है आपका हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, हेलिकल स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन केराटिन अल्फा हेलिक्स वाला। यहाँ पे सिल्क फाइबर में बीटा प्लीटेड शीट्स है विच इज रिच इन एलेनिन एंड ग्लाइसिन। ओके, आप देख सकते हैं दो एमिनो एसिड, एला दैट इज एलेनिन, ग्लाइ दैट इज ग्लाइसिन, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ओके, स्मॉल साइड चेन्स भी हैं यहाँ पे। ओके, साइड चेन किसके हैं, तो एलेनिन और ग्लाइसिन के साइड चेन्स है, वेरी स्मॉल, आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल यूनिट, ये एलेनिन का है, और ये स्मॉल येलो वाला जो है दैट इज ग्लाइसिन का है। देखिए हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट में क्या डिफरेंस है, हेलिक्स में आपको सिर्फ हेलिकल टर्न वाला प्रोटीन देखने मिलेगा, यहाँ पे पूरा फ्रेम बन रहा है, मतलब है मैंने बोला ना डेस्क जैसा, ये पूरा डेस्क बन गया इसका एमिनो एसिड का, राइट। ये डिस्टेंस बता रहे हैं,
Okay, 3.5 एंगस्ट्रॉम बिटवीन फर्स्ट टू चेन। अब देखिए पहले और दूसरे के बीच में 3.5 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, दूसरे और तीसरे के बीच में 5.7 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। वापस तीसरे के बीच में 3.5 आएगा और चौथे के बीच में 5.7। द रीजन इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द रीजन। यहाँ पे जो गैप बन रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लाइसिन विच इज स्मॉल साइज्ड, और यहाँ पे जो गैप बन रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द एलेनिन। ओके, और ये क्यों है? इसकी वजह से ये 5.7 है और एलेनिन ग्लाइसिन से साइज में बड़ा है, तो इसीलिए इतना डिस्टेंस में डिफरेंस आपको देखने मिल रहा है। ये ऑल्टरनेट फैशन में आएगा, 3.5 5.7 3.5 5.7 ऐसे चलता रहेगा। ओके फाइन। सो ये नाम आपको याद रखना है, केराटिन एंड फाइब्रोइन। केराटिन इज अ alpha helical secondary structure or fibroin is a beta pleated sheet secondary structure. Now come to the tertiary structure. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, पहले लीनियर चेन था, अब उस लीनियर चेन में से या तो बीटा प्लीटेड शीट बना या तो अल्फा हेलिक्स बना, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब क्या हो रहा है, तो अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रहा है। सो हियर helical polypeptide chain is further folded like a hollow wooden ball। तो ये जो बीटा प्लीटेड शीट्स और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर थे ये फोल्ड कर रहे हैं, और फोल्ड होने की वजह से ये पूरा 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, इट इज गिविंग 3D व्यू टू द मॉलिक्यूल। ओके, अब देखिए ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ओके, अच्छा, सेकेंडरी और टर्शियरी, सॉरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स हैं वो एक ही प्रोटीन के दो अलग अलग पोर्शन में भी हो सकते हैं। मतलब सपोज देयर आर 200 एमिनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, सपोज, तो हो सकता है कि उसमें से 40 एमिनो एसिड्स हैव टेकन पार्ट इन द अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन। उसके बाद कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होंगे ना ही उसने अल्फा हेलिक्स बनाया ना ही बीटा शीट या बीटा स्ट्रैंड बनाया। ओके, और बाद में सपोज के एमिनो एसिड नंबर 70 से लेके एमिनो एसिड नंबर 130 तक जितने एमिनो एसिड्स थे उन्होंने बीटा प्लीटेड शीट बनाया, और बाकी जो बचे 70 उन्होंने कुछ नहीं बनाया, ना ही बीटा प्लीटेड शीट ना ही अल्फा हेलिक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं ये एक सिंगल प्रोटीन है, उसमें आपको अल्फा हेलिक्स भी दिख रहा है, उसमें बीटा शीट भी या बीटा स्ट्रैंड भी दिख रहा है, यू कैन से, और ये बाकी का चेन जो है उसने कोई फोल्ड नहीं किया है, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा प्रोटीन जो है वो अल्फा हेलिक्स हो जाएगा, एक पूरा प्रोटीन बीटा स्ट्रैंड्स होगा, ऐसा नहीं है। एक ही प्रोटीन के अलग अलग रीजन में आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने मिल सकते हैं। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट वाला, ये पूरा इंटरमिंगल होगा, फोल्ड होगा। फोल्ड होने की वजह से ये ऐसा लुक देने वाला है, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, जैसे यहाँ पे मायोग्लोबिन का दिखाया है। ओके, मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन ऑफ मसल्स, मायोग्लोबिन। ओके, यू कैन सी, राइट, यहाँ पे बहुत सारे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ओके, ये उसका सेंटर रिएक्टिव ग्रुप है, जैसे हीमोग्लोबिन में हेम ग्रुप होता है ऐसे, राइट। तो आप ऐसे उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। Tertiary structure is necessary for many biological activities of the proteins। अब यहाँ पे ये important statement है, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन बन गया, आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरी टाइप का है, वो कभी भी काम नहीं करेगा, इट इज नॉन फंक्शनल, रिमेंबर। चलो, प्राइमरी में से सेकेंडरी भी बन गया, लेकिन वो भी नॉन फंक्शनल है, जब तक ये कंप्लीट टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आ नहीं जाता तब तक कोई प्रोटीन काम नहीं करता है, इट इज नॉन फंक्शनल। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आके अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनको अभी और कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनने के बाद एक्टिविटी शुरू करते हैं, लेकिन सेकेंडरी तक कोई प्रोटीन काम नहीं करेगा। ओके, एग्जाम्पल टर्शियरी प्रोटीन का कौन सा है, मायोग्लोबिन एंड सम ऑफ द एंजाइम्स आर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। नाउ द लास्ट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन।
तो टर्शरी में से क्वाटरनरी बनेगा। अब देखिए ये टर्शरी स्ट्रक्चर है एक प्रोटीन का, ऐसा ही एक टर्शरी स्ट्रक्चर किसी और प्रोटीन का है। अब देखिए ये दोनों मर्ज होके ये स्ट्रक्चर बना है, समझ सकते हैं आप। एक प्रोटीन ये है टर्शरी स्ट्रक्चर वाला, एक और प्रोटीन ये है टर्शरी स्ट्रक्चर वाला, दोनों एक दूसरे में बॉन्ड बना के और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, तो ऐसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग होके बनते हैं। फाइन, यहाँ पे ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आप देखिए, एक सिंगल यूनिट और ऐसा ही दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, ये तीनों जुड़ के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना है। ये भी आप देख सकते हैं, तीन अलग अलग प्रोटीन जुड़ के एक पूरा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ओके, तो you can see quaternary structure of the hemoglobin। कितने प्रोटीन चेन एक साथ जुड़े हैं? अल्फा अल्फा बीटा बीटा, 4 डिफरेंट चेन्स। ये देखिए पहले ये अल्फा बना होगा चेन, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्शरी बना। ये भी अल्फा ऐसे ही होके आया है, ये भी एक बीटा ऐसे ही होके आया, और ये भी बीटा ऐसे ही होके आया है। अब ये चारों टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जुड़ गए और बन गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब चार जुड़े इसलिए क्वाटरनरी नहीं है। ओके, सो ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। ओके, ये सब यूनिट नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे 4 सब यूनिट जुड़ रहे हैं, किसी में 5 सब यूनिट भी हो सकते हैं, किसी में 6 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं। ओके, 4 से क्वाटरनरी का, 4 नंबर ऑफ चेन से क्वाटरनरी का कोई लेना देना नहीं है। क्वाटरनरी का मतलब लेवल ऑफ फोल्डिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट ये समझते हैं हीमोग्लोबिन के एग्जांपल की वजह से कि उसमें 4 प्रोटीन एक साथ जुड़ रहे हैं इसलिए ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है। ओके, सो हियर डेफिनेशन में पता चल जाएगा, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म टर्शरी स्ट्रक्चर। के मोर देन वन, फिर वो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। And each chain functions as a subunit of the protein. Each chain functions as a subunit of the protein. Example, hemoglobin. Okay, it has 4 subunits, 2 alpha subunits and 2 beta subunits. Okay, तो hemoglobin के पास ऐसा है कि it has 4 subunits, right? ओके, अब आप देखिए प्राइमरी से क्वाटरनरी की पूरी जर्नी। प्राइमरी मतलब क्या? सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड, नंबर ऑफ द एमिनो एसिड्स, प्रोपोर्शन ऑफ द एमिनो एसिड्स इन अ चेन। फिर उसमें से पहला लेवल का फोल्डिंग होगा, आइदर इट विल बिकम बीटा प्लीटेड शीट और इट विल बिकम अल्फा हेलिक्स, या ये दोनों बन सकते हैं। फिर उसमें से बनेगा टर्शरी स्ट्रक्चर। आप देखिए ये भले फिंगर जैसे ड्रॉ किया था, लेकिन उसके अंदर है क्या? तो देखिए अल्फा हेलिक्स। ओके, और ये बीटा प्लेटेड शीट, ये बीटा प्लेटेड शीट भी हो सकता है, राइट। और ऐसे जो सब यूनिट्स हैं वो एक साथ जुड़ के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, असेंबल्ड सब यूनिट्स। ओके, तो प्राइमरी से लेके क्वाटरनरी तक की ये प्रोटीन्स की जर्नी है। एक प्रोटीन टर्शरी बनने के बाद ही एक्टिविटी शो करता है, अगर टर्शरी इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द फोल्डिंग। लेकिन हीमोग्लोबिन जैसा अगर कोई प्रोटीन है जिसमें क्वाटरनरी बनना जरूरी है, तो फिर वो क्वाटरनरी बनने से पहले भी काम नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन तभी हीमोग्लोबिन है जब वो क्वाटरनरी बनता है। ओके, यू कैन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर, मैंने बोला ना एक लीनियर ऑर्डर चेन ऑफ द एमिनो एसिड। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आइदर इट विल बिकम अल्फा हेलिक्स और इट विल फॉर्म बीटा प्लीटेड शीट। आप देखिए बीटा प्लीटेड शीट ऐसे करके यू टर्न लिया, वापस रास्ते पे आए, वापस यू टर्न लिया, वापस आए, दिस इज बीटा प्लीटेड शीट। और ये अल्फा हेलिक्स जिगजैग फॉर्मेट बनाएगा पूरा, राइट, तो अल्फा हेलिक्स बन जाएगा। फिर उसमें से फोल्डिंग होने के बाद टर्शरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर में हेम ग्रुप ज्वाइन होंगे, हेम ग्रुप भी ज्वाइन होने के बाद ऐसे बहुत सारे 4 यूनिट्स जुड़ेंगे, तो इट विल बिकम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो देखिए हीमोग्लोबिन कैसे बनता है उसकी यहाँ पे बात करती है, राइट। फाइन, सो डियर स्टूडेंट्स आज यहाँ तक रखते हैं। इन द
lecture we have studied about proteins in detail. Okay, in the next lecture we are going to study about carbohydrates, particularly polysaccharides in detail. Okay, so till then, listen and watch this particular lecture. Okay, and create the doubts. Okay, because some of the students are sending the doubts. Okay, and I wish के बहुत सारे students ऐसे doubts भेजें अगर आपको जब समझ में नहीं आता है. Okay, so that it should be cleared along with your learning phase. Okay, मतलब जब chapter चल रहा है तब आप doubts पूछेंगे तो it will be beneficial to you also. Okay, fine. Till then, have a nice day.